नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं लखनऊ से। सीएम योगी ने ली टीम 9 की बैठक। मीटिंग में शामिल अफसरों को सीएम ने निर्देश दिए हैं। लंच टाइम में घंटों गायब रहते हैं कर्मचारी। लंच का समय आधे घंटे से ज्यादा ना हो। सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक ली है। मीटिंग में शामिल अफसरों को सीएम के निर्देश। सरकारी कार्यालयों में लंच टाइमिंग पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको बताते चले लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक ली है। मीटिंग में शामिल अफसरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले सरकारी कार्यालयों में जो लंच की टाइमिंग होती है उसको लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं। लंच टाइम में घंटों गायब रहते हैं कर्मचारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घंटों कर्मचारी लंच को लेकर के गायब रहते हैं। लंच का समय आधे घंटे से ज्यादा ना हो। तो यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं अधिकारियों को कि लंच का जो टाइम है वो आधे घंटे से ज्यादा ना हो, क्योंकि घंटों जो कर्मचारी हैं सरकारी कार्यालय से लंच टाइम बोल करके गायब रहते हैं। तो टीम 9 की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक ली है। खबर कुशीनगर से, जहां देवरिया में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू की गई। आपको बताते चले ये मतगणना कलेक्ट्रेट परिसर में हुई। कुशीनगर स्थानीय पदाधिकारी विधान परिषद निर्वाचन के लिए मतगणना की गई। इस दौरान मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा डीआईजी गोरखपुर और पुलिस अधीक्षक देवरिया वहां पर पहुंचे। तो कलेक्ट्रेट परिसर में मतगणना हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम ऐसे में किए गए थे और पूरी यहां पर निगरानी प्रशासन की तरफ से रखी जा रही थी। खबर कानपुर से, जहां इंग्लैंड में रहने वाले दीपांकर दीक्षित 2 साल बाद अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए अस्थि विसर्जन करने प्रयागराज पहुंचे। आपको बता दें सनातन धर्म की परंपरा रही है कि मरने के बाद मोक्ष तभी मिलता है जब अस्थियों का गंगा जी में विसर्जन किया जाता है। सनातन धर्म की ये परंपरा विदेश में रहने वाले देशवासी आज भी नहीं भूले हैं, तभी तो विदेश में रहकर भी अपने देश की संस्कृति को याद रखते हैं। दीपांकर दीक्षित भैरव घाट के मोक्ष धाम में बने अस्थि कलश बैंक से अपनी मां की अस्थियों का पूरे विधि विधान से पूजन करने के बाद प्रयागराज के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कानपुर के आर्यनगर के रहने वाले 65 साल की कल्पना दीक्षित का निधन कोरोना काल में हो गया था। दीपांकर मेरे हस्बैंड हैं, दीपांकर दीक्षित, वो आर्यनगर कानपुर से ही है। उनकी मदर का देहांत कोरोना वायरस के दौरान हुआ था। उस समय लॉकडाउन था, हम यहाँ पे पहुँच नहीं पाए, इसलिए हम अब आ पाए हैं लगभग 2 साल बाद। इसलिए आज हमने अस्थि कलश से उनकी अस्थियाँ कलेक्ट की हैं और आज उनका विसर्जन होगा। ये अस्थि कलश आर्यनगर निवासी श्रीमती कल्पना दीक्षित जी का अस्थि कलश था, जिनका कि निधन 29 जून 2020 को भीषण कोविड काल में हुआ था और उनके बेटे इंग्लैंड के न्यू कैसल में फंसे हुए थे। वे वहीं पर कार्य करते हैं, वे यहाँ नहीं आ पाए थे, लिहाजा उनके भतीजे आनंद जी ने अपने अन्य परिजनों के साथ उनका अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन अस्थि कलश को हमारे अस्थि कलश बैंक में सुरक्षित रख दिया था। अब उनके बेटे दीपांकर जी अपनी पत्नी जया जी के साथ लगभग 2 वर्ष बाद यहाँ भारत की धरती पर कल आ पाए हैं। लिहाजा आज वे अपनी माता जी का अस्थि कलश लेने के लिए यहाँ पधारे हैं। हमने उन्हें पूरे पूजन और विधि विधान के साथ उनका अस्थि कलश सौंप दिया उनकी माता जी का, जिसे लेकर अब वे प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं, जहाँ माँ गंगा की गोद में अपनी माता जी की अस्थियों को वो मोक्ष प्रदान करने के लिए आगे।
खबर लखनऊ से, जहां चौकी गहला क्षेत्र में रोड किनारे एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच जाता है। आपको बता दें कि मृतक युवक की उम्र लगभग 31 साल बताई जा रही है। शव को देखने से पता चलता है कि शव करीब 4-5 दिन पुराना है। मृतक युवक की तलाशी लेने पर जेब से एक आधार कार्ड बरामद हुआ, जिस पर मृतक युवक का नाम अमन शर्मा लिखा है, जबकि पिता का नाम स्वर्गीय राम गोपाल लिखा है। वहीं आधार कार्ड में जन्म तिथि 15 जुलाई 1992 राजाजीपुरम लखनऊ लिखी हुई है। तो लापता शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक के परिजनों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और एक आधार कार्ड भी मिला है, जिसका नंबर आपको हम दिखा रहे हैं, साथ ही साथ यहां पर नाम भी आपको दिखा रहे हैं जिसका शव मिला है। तो मृतकों के परिजनों की तलाश में यहां पर पुलिस जुटी हुई है कि आखिरकार मृतक कहां का रहने वाला था और कौन इसके परिजन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री के सामने आने वाले ज्यादातर मामले जमीन और पुलिस के विवाद से जुड़े थे, जिन्हें सुनकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दे दिए हैं। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संरक्षण सक्षम महोत्सव मनाया गया, जिसमें ईंधन बचवाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यहां पर मौजूद सभी लोगों को ईंधन बचवाने का वचन दिलाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से धीरे धीरे ईंधन की खपत ज्यादा होने लगी है, इसे देख करके लगता है कि आने वाली पीढ़ियां शायद ईंधन इस्तेमाल ना कर पाए। उन्होंने कहा कि इसको देखते हुए सक्षम महोत्सव हर साल मनाया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है। एक सक्षम एक नाम दिया है संगठन का, उसके माध्यम से पेट्रोल की बचत के लिए, ऊर्जा की बचत के लिए और पेट्रोलियम विभाग के माध्यम से पेट्रोल का कम खपत हो, चाहे सीएनजी के माध्यम से, हाइड्रोजन के माध्यम से, इलेक्ट्रिक बसें जो चलती हैं उसके माध्यम से कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। आज वो समाज में एक जन जागरण, यहाँ गोष्ठी का आयोजन था उनका, और इसी तरह समाज में एक जन जागरण करते हैं जो अमृत महोत्सव 75 वर्ष का आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, बच्चों के माध्यम से बाकी लोगों को बुलाकर कैसे पर्यावरण शुद्ध रहे, यानी जल का भी बचत हो, पेट्रोल का भी बचत हो, आगे 50 सालों बाद देश की स्थिति एक मजबूत बनी रहे, इसके लिए आज एक गोष्ठी था। मैं भी आया था उसमें कार्यक्रम में, हमें बहुत अच्छा लगा। पेट्रोलियम विभाग के समस्त अधिकारी, अपने परिवहन विभाग के अधिकारी थे, सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। विद्यालय के बच्चे भी भाग लिए, उनको भी सम्मान किया गया। यानी समाज के सभी लोग जुड़ रहे हैं और आगे कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, जो पूरे विश्व में जो तेल है ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला। जो आज तक जितने भी हमारे पास जो तेल की कुएं, अगर उन आंकड़ों को हम देखते हैं तो लगभग 2 दशक या 2.5 दशक से ज्यादा ये तेल नहीं रहने वाला। तो इसलिए या तो हम उस तेल को आज हम अच्छे से यूज कर लें, हम अपने बच्चों को पूरा ज्ञान दें कि उस जो तेल की खपत है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, या तो उसको यूज कर लें, या हम अपने जो ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं उनको हम एक्सप्लॉइट कर लें। ऑल्टरनेट सोर्सेज में जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, इसके ऊपर पूरे देश में बहुत कार्य हो रहा है। और ये है कि आज की डेट में जो पहले लिथियम आयन बैटरीज थी, उसको अब हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ने उसमें एक एल्यूमिनियम आयन बैटरी के साथ कार्य कर रहे हैं, जो कि हमें पूरी उम्मीद है कि सक्सेसफुल तो हो ही चुका है, लेकिन हमें इसकी अभी वायबिलिटी के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं ताकि ये इसको हम और काम कर सके, मतलब ये और वायबल हो सके। इसके अलावा जो है
हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी कार्य हो रहा है कि जो हाइड्रोजन जो सेल है तो वो उसके ऊपर अभी दिल्ली में डीटीसी के साथ हमारी 50 बसेस चल रही हैं। बड़ौदा रिफाइंड में हमारी 10 बसेस चल रही हैं, जो कि बड़ौदा से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक हमारी बसेस चल रही हैं। तो वहाँ पे भी हमें जो ये है कि सक्सेस मिल गई है, लेकिन इसको हमें कमर्शियली कैसे वायबल करना है, ये सारे ऑल्टरनेट फ्यूल्स हैं जिसके ऊपर हम जब हमारी तेल कंपनियां काफ़ी काम कर रही हैं। बाकी जो सीएनजी है, आज जो हमारी एनर्जी बास्केट में जो सीएनजी का जो पूरा योग्य है वो 6 से 6.5% है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें ये कहा है कि हमें 2030 तक हमें ये 15% तक लेके जाना है, क्योंकि विश्व में आज की तारीख में ही 20% से ऊपर है, 26% के करीब है। तो अब सीएनजी में भी हमारा जो एक्सपेंशन प्लान है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और हम उसके ऊपर काफ़ी कार्य कर रहे हैं। हाँ, जो पेट्रोलियम पदार्थ है अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारा पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा। रुक करते हैं अगली खबर का, जो आपको बताते चले एमएलसी चुनाव के परिणाम आना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में आपको बताते चले बीजेपी की झोली में 36 में से 33 सीटें आई हैं। तो यहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत एक बार फिर से हासिल की है बीजेपी ने। तो स्थानीय अधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद की 36 सीटों के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। बीजेपी के खाते में 36 में से 33 सीटें आई हैं। बीजेपी को विधान परिषद में पूर्ण बहुमत मिला। समाजवादी पार्टी चुनाव में मुकाबले में ही नहीं दिखी और सपा को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की। बाराबंकी जिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अंगद कुमार सिंह ने सपा के राजेश यादव राजू को 1745 मतों से हराया। वहीं रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह जीते। जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह ने जीत दर्ज की। लखनऊ के उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान ने जीत हासिल की है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जो आपको बताते चले, शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने कई महीनों से फरार गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि आरोपी पर कई केस दर्ज हैं, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया और जेल भेज दिया है। तो शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की गिरफ्त में फरार आरोपी, कई महीनों से फरार था आरोपी पर कई केस दर्ज भी हैं। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध अभियान प्रचलित है। इसी कड़ी में थाना सदर बाजार की पुलिस द्वारा एक जुए का कारोबार करने वाले संगठित गैंग के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसका गैंग लीडर संजय तिरखा है। इसमें 7 अभियुक्त हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई और 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त थाना बरौद क्षेत्र में भी गैंगस्टर एक्ट में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। लखनऊ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस और प्रदेश में सपा की सरकार थी तब लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता था, लेकिन 2014 से सरकार का पूरा ध्यान गरीबों को सशक्तिकरण करने पर लगा हुआ है। देश के अंदर पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जल के क्षेत्र में बहुत काम कर रही है। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार दोनों मिलकर जल के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। विकास के लिए बहुत जरूरी है कि पानी की कभी बाधा ना बने, इसलिए देश की नदियों के जल का सदुपयोग हो।
गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले का मुख्य आरोपी मुर्तजा को लेकर कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया। सोमवार सुबह एटीएस ने मुर्तजा को गोरखपुर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे फिर 16 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश जारी किया गया। इससे पहले उसे 7 दिनों के रिमांड पर रखा गया था। इस बीच मुर्तजा के परिवार ने एटीएस को बताया कि रेंगी के कारण उसने आईआईटी का हॉस्टल छोड़ दिया था और मानसिक रूप से काफी परेशान हो गया था। इस कारण उसे परिवार के साथ मुंबई में रख करके आईआईटी में पढ़ाया गया था। तो आतंकी मुर्तजा की गोरखपुर कोर्ट में पेशी हुई। लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर फिर से 16 दिन की रिमांड पर रखा गया है। गोरखनाथ मंदिर में पीएसी जवानों पर धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी पर सुरक्षा एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में भारी सुरक्षा के बीच अहमद मुर्तजा को कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें, यूपी एटीएस की जांच में पता चला कि मुर्तजा विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक से बहुत प्रभावित है। उसके मोबाइल और लैपटॉप में जाकिर नाइक के वीडियो मिले हैं। इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर भी बेहद सक्रिय है और कुछ प्रतिबंधित साइटों से भी जुड़ा हुआ है। गोरखपुर कोर्ट में पेश किया गया है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक। कश्मीर फाइल्स के बाद अब श्री राम जन्मभूमि राम मंदिर आंदोलन पर आधारित ऐतिहासिक पहलुओं पर राम का गुणगान फीचर फिल्म बनाने की तैयारी। उड़ान एंटरटेनमेंट के बैनर तले निर्माता निर्देशक एल कॉटेस, प्रोड्यूसर संजय दुबे, पंकज शुक्ला, रविकांत व्यास के द्वारा श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के आवास पर फिल्म का प्रोमो उद्घाटन आचार्य सत्येंद्र दास और निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास, सहायक पुजारी प्रदीप दास की उपस्थिति में किया गया। साथ ही साथ फिल्म की सफलता के लिए संतों महंतों के द्वारा फिल्म की पूरी टीम को आशीर्वाद दिया गया। बहुत सफलता मिलेगी, क्योंकि राम का जन्म है और राम का अवतार किस लिए हुआ? गोद धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। जिस रूप में भगवान राम का अवतार हुआ राक्षसों का विनाश करने के लिए, वैसे आज के दिन में जो भी कार्य होगा वह पूर्णतया सफल होगा। और जैसे राम का आदर्श है उसी प्रकार से इसके माध्यम से राम का आदर्श की स्थापना होगी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना इलाके के कानावनी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक झुग्गी में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पास की गौशाला तक जा पहुंची और गौशाला में मौजूद पशुओं में भगदड़ मच गई। आग लगने की वजह से दर्जनों पशुओं की मौत हो गई है। वहीं फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये घटना इंदिरापुरम थाना इलाके के कानावनी गांव की बताई जा रही है। कबाड़े के इसमें आग लगने के कारण मेरी सारी गौ माता की हत्या हो गई, जो कि जल के नष्ट हो गई है। कितनी गायें थी? भैया 100+ गायों की सेवा कर रहा था, जो कि बिना दूध देने वाली गाय होंगी। अभी मैं तुरंत ही पहुंचा हूँ। इसकी बाकायदा जो है हमारे जो अधिकारीगण हैं वो अभी इसकी डिटेल एक रिपोर्ट बनाएंगे और डिटेल रिपोर्ट बनाने के बाद सारी चीजें उसमें घटना कैसे घटित हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, रीजन क्या था, ठीक है, और जो भी उसमें जितनी भी गायों की डेथ हुई है प्राइमा फेसी अभी जो है देखने में जो आ रहा है लगभग 15 से 20 गायों की डेथ हुई है। और इसको जो है और डिटेल में जो है वो कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 39 किलो गांजे के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी छत्तीसगढ़ से गांजा तस्करी करके लाते थे और कानपुर समेत आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे, जहां स्वाट टीम ने सभी शातिर तस्करों को धर दबोचा। घटना का खुलासा करते हुए एसीपी त्रिपुरारी पांडे का कहना है कि पकड़े गए लोग छत्तीसगढ़ से गांजा की सप्लाई करके कानपुर, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी में इसकी सप्लाई की जाती थी। अब वहीं इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। आखिर इनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं, ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इनके तार आखिरकार कहां-कहां तक जुड़े हैं।
प्रदेश भर में एंटी रोमियो स्क्वाड और महिला सशक्तिकरण को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। सीएम योगी के दोबारा सीएम बनते ही यूपी में योगी सरकार एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि सरकार ने पूरी तरीके से हर गलत गतिविधियों पर सख्ती कर दी है। वहीं लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस दिनों रात इस मुहिम में लगी हुई है, किसी भी प्रकार से किसी महिला के साथ कोई भी गलत व्यवहार ना हो सके। इसको लेकर के लखनऊ पूर्वी डीसीपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि हमारी पुलिस हर वक्त मुस्तैद है। रोडों पर, चौराहों पर या मुख्य स्थान जहां पर लोगों का आना जाना अधिक है, वहां महिला पुलिस भी सादी वर्दी में मौजूद है। ये मिशन शक्ति के अंतर्गत पूर्वी जोन लखनऊ कमिश्नरेट के अंतर्गत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें जितने भी भीड़भाड़ वाले एरियाज हैं, पार्क्स हैं या ऐसे बाजार्स हैं, वहाँ पे हमारी लगातार पुलिस टीम गश्त करती है। साथ ही जो हमारी एंटी रोमियो टीम्स हैं वो भी लगातार निगरानी रखती है। अगर ऐसा कोई भी अवांछनीय व्यक्ति पाया जाता है जो गलत कार्रवाई कर रहा होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। साथ ही हिदायत भी दी जाती है। खबर लखनऊ से, जहां पुलिस आयुक्त ने अपराधियों पर नियंत्रण और फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत पुलिस की टीम ने फरार आरोपी राजकमल उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल राजकमल ने अपने भतीजे कुलदीप मौर्य को जान से मारने की नीयत से चाकू से वार किया और मौके से फरार हो गया था। कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लॉकरों से हुई लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा किया, जिसके बाद लॉकर ग्राहक संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कमिश्नर से मिल करके जल्द से जल्द ज्वेलरी वापस दिलाने की मांग करी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सेंट्रल बैंक के लॉकर से करोड़ों की ज्वेलरी चोरी हो गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर ने बताया कि बैंक मैनेजर और लॉकर इंचार्ज समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड से लेकर के पूछताछ की जाएगी। के पीछे मास्टरमाइंड था जो लॉकर इंचार्ज था वो भी हाजिर हो गया। आज इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाएगा, गहन पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ हम लोग इन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे तथा उसके अंदर इनकी जो विभिन्न प्रॉपर्टीज हैं इनके पास उसको भी अटैच किया जाएगा। पुलिस अब इसको पीसीआर पे लेकर और जो बरामदगी उसका प्रयास करेगी। कमिश्नर से मिलने आए थे, हमारे लॉकर संबंधित मतलब जो हमारे लॉकर से लूट मार हुई है सेंट्रल बैंक के लॉकर से, उसी के सिलसिले में हम लोग आए वहाँ मिलने कमिश्नर से। कमिश्नर ने क्या आश्वासन दिया आपको और जो आपका जो लॉकर में जो ज्वेलरी रखी थी उसकी क्या लिस्ट ली उन्होंने? लिस्ट तो हम एफआईआर के साथ दे चुके हैं, कईयों की आज गई है लिस्ट। लखनऊ में बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें ठाकुरगंज डिवीजन के बालागंज जल निगम रोड और आसपास के इलाके में चेकिंग की गई। संजीव मिश्रा के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के तहत लोगों के पोल से मीटर तक केबल चेक किए गए। जिसके भी केबल बीच से कटे हुए पाए गए उनको निर्देश देकर कहा गया कि वो ये तो खुद जाकर विभाग को बताएं या तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के दौरान सभी लोगों से अपील की गई कि बिजली की बचत करें। आइडिया लग जा रही है, उसको हम लोग समझ लें कौन से एरिया में कहाँ चोरी हो रही है तो मॉर्निंग रेड उस पर चलेंगे। मॉर्निंग रेड वो भोर में 4 बजे से लेके 6-7 बजे तक में उसमें विजिलेंस टीम भी अपनी तैयारी कर रखी है। अब कहाँ होगी कैसे होगी इसको नहीं बता सकते हम, लेकिन यह है कि वो अभियान जल्दी चलने वाला है। तो अब सब लोगों का सहयोग रहेगा तो लाइन पे आ जाएगी, लाइन हमें लगा। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए राजस्थान की खबरें मेरी सहयोगी हिमानी के साथ।